जय हिंद दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग का पेपर होने वाला है और आज आप एकदम आराम से रिलैक्स होकर के पेपर देने जाइएगा। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं। और पेपर देते समय आप इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि नहीं कि पेपर देते समय आपको पेपर को कम से कम 3 बार देखना है। देखिए मतलब एक बार देखेगा, एक बार आपको पेपर हल करने से पहले क्या करना है, एक बार सर्च से करते रहना है कि आप इस प्रकार प्रश्न को पढ़िएगा कि जो प्रश्न आपको लगे कि वो 10 से 20 सेकंड में हो जा रहे हैं पढ़ने पर ही, कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे हिंदी के कुछ हो गए, जी के कुछ हो गए, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हो गए, जिसको आप 10 से 20 सेकंड के अंतर्गत कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिनको करने में आपको 10 से 20 सेकंड लग जाएगा। एक बार सर्च से पूरा प्रश्न आप देख लीजिएगा कि जो आप मतलब कि जो प्रश्न 10 से 20 सेकंड में हो जाए उनको करके हटा दीजिएगा। फिर दूसरी नजर पे आप लगाए कि जो एक बार में प्रश्न हल हो जा रहे हैं उनको कर लीजिएगा, और जो एक बार में नहीं हल होंगे उन पर ट्रिक लगा के छोड़े रहिएगा। ठीक है। इसके बाद तीसरी बार जाना तो अब उस प्रश्न पर विशेष ध्यान दें जो जिस प्रश्न में आपको जिस प्रश्न का आंसर एक बार में नहीं आया उस प्रश्न पर आप विशेष लास्ट में ध्यान देंगे। ठीक है। और समय का आप बहुत ज्यादा ध्यान देंगे कि समय आपके पास बहुत ही कम मिलेगा उसमें, क्योंकि पेपर में जो बैठता है उसको समझ आता पेपर समय क्या चीज है। और जो लोग बाहर इंतजार करते हैं उनको लगता है कि 2 घंटा जो पेपर बहुत समय लग गया है, लेकिन अंदर आपको समय कब निकलेगा पता ही नहीं चलेगा। समय का विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पेपर को हल करते समय पहले दफा जब पढ़ेंगे तो आप ऐसे प्रश्न को हल जल्दी से करके हटेंगे जो 10 या 20 सेकंड लग रहे हैं उनको करके हट जाएंगे। सेकेंड टाइम में आप उस प्रश्न को हल करते जाएंगे जो जिसका आंसर एक बार में आ जाएगा, और जिस पर आपको ज्यादा विचार करना होगा उसको लास्ट में करिएगा, नहीं तो उसके चक्कर में आपको कई प्रश्न आपको छूट जाएंगे। ठीक है। तो मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि सलाह के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्रश्न को 3 बार कम से कम देखिएगा। प्रश्न पत्र को पूरे एक बार पढ़िएगा 10 सेकंड वाले या 20 सेकंड वाले, सेकंड में जो 1 मिनट लगता है वैसे कुछ करके करिएगा, थोड़ा सा कम जो लगेगा आपको। ये कुछ प्रश्न तो आपको 10 से 20 सेकंड में कर लेंगे तो वो हट जाएंगे साइड, और उसके बाद जो 70-80 क्वेश्चन बचेंगे उस क्वेश्चन को आप दोबारा देखिएगा। ठीक है। कुछ ऐसे प्रश्नों को आप थोड़ा सा जल्दबाजी में न करिएगा। और हाँ, आंसर को ट्रिक करते समय विशेष ध्यान दीजिएगा कि मैं आंसर जो मेरे दिमाग में चल रहा है और जो मैच कर नहीं मारेगा, क्योंकि ऐसा कभी कभी तक बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में ट्रिक कहीं और लगा देते हैं और उनका आंसर कुछ होता है कुछ और। तो आप जो है एकदम रिलैक्स होकर, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम शांति से पेपर दीजिएगा। ठीक है, चलेगा। मैं आज कुछ नए टॉपिक के साथ आया, क्योंकि एक टॉपिक छूटा हुआ मुझे लग रहा है कि जो रेखा का थोड़ा सा कुछ पोर्शन है, मैं कम समय ज्यादा से ज्यादा कवर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि लाभ हानि हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, अनुपात हो गया, समय दूरी चाल हो गया, ये सब आप लोग लगभग कई बार पढ़ चुके हैं। तो एक जो टॉपिक आपका छूट रहा है मुझे लग रहा है कि वहां से एक क्वेश्चन हो सकता है आ जाए। रेखागणित में आपका सर्कल से आ सकता है, वृत्त से मतलब वृत्त से क्वेश्चन आ सकता है। मैं कुछ कंसेप्ट बता देना चाहता हूं जिस कंसेप्ट के आधार पे अगर प्रश्न आएंगे तो आप कर पाएंगे। ठीक है, चलेगा। आप पेपर आराम से दीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, चलेगा। हम समय को ज्यादा इन्वेस्ट न करके मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। तो कुछ चीजें मैं आपको बता देना चाहता हूं थोड़ा सा रेखागणित में, कि हो सकता है प्रश्न देखने को मिल जाए। देखिए, सर्कल से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है क्योंकि वहीं पे आपका शॉर्टकट बनता है। सर्कल आपको पता है वृत्त हो गया, ये आपका सर्कल, ये आपका वृत्त हो गया वृत्त। तो ये जो इसका मिडिल पॉइंट से बोलते हैं केंद्र, है ना, क्योंकि यहाँ पे परिभाषा जरूरी नहीं है, केवल आपको समझिए बीच में जो होता है, क्योंकि जब आपको डिटेल पढ़ना होगा तो पेपर देने के बाद आप डिटेल पढ़ेगा। अभी केवल आपको पेपर में प्रश्न पत्र को हल करना है, यहाँ पे डिटेल में ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस ये बता रहा हूँ। ये जो बीच वाला पॉइंट से मतलब केंद्र बोलते हैं, और ये आपका जो परिधि होता है, तो यहाँ तक परिधि और केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। इसे आज दिखाते हैं। अगर त्रिज्या दुगुना करेंगे तो व्यास मिलेगा। क्या मिलेगा, व्यास। क्या मिलेगा आपका, व्यास। व्यास बराबर 2 गुणे कितना मिलेगा, त्रिज्या। ठीक है। अब दूसरी बात मिलेगा, ये हो गया। ये जो परिधि होती है इसकी जो परिमाप होती है, वृत्त का परिमाप क्या होता है आपको सबको पता होगा, 2πr। जो वृत्त की परिधि कहिए चाहे परिमाप कहिए, कुछ भी कर सकते हैं आप, 2πr। फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ी, जो आज टॉपिक उसमें इसकी जरूरत नहीं, फिर भी जान जाइए। देखिए, इसमें आज हम पढ़ेंगे क्या, क्योंकि सबसे पहले देखिए ये जो वृत्त का जो ये इसे बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, वृत्त का व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटता है। वृत्त का व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटता है। अब इसके द्वारा कहीं पर भी अर्धवृत्त में जो कोण बनेगा, इस व्यास द्वारा अर्धवृत्त में कहीं कोण बनेगा,
ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का होता है, नहीं 90 डिग्री, कहीं भी बना लीजिएगा। अगर आप सोचेंगे मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ तो सर ये कितने कोण बनेगा, तो ये भी कितने डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। आप नाप के देख लीजिएगा, ये 90 डिग्री कहीं भी आप बन जाए। अर्धवित का कोण क्या है, 90 डिग्री, सॉरी ये वाला यहाँ से रहेगा, ये कोण कितना बनेगा आपका, 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और इधर आएंगे नीचे भी इसी प्रकार, नीचे भी कहीं भी अगर इससे बनेगा तो ये भी कोण कितना बनेगा, 90 डिग्री का। कहने का मतलब अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। कहीं भी आप अर्धवृत्त में कहीं कोण बनेगा तो 90 डिग्री होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और एक कंसेप्ट एक और है, ठीक है। ये कोई आपका वृत्त दिया गया है, ये वृत्त, ये आपका केंद्र मिलेगा केंद्र। अब ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा यहाँ पे अगर कोई ये कोई जीवा है, ये कोई बेटा जीवा है, ये कोई जीवा, ये इसे बोलते हैं वृत्तखंड, ये हो जाएगा वृत्तखंड तृतीयखंड बोलेंगे, हो जाएगा आपका, है ना। किसी जीवा द्वारा या चाप द्वारा, इसको चाप बोल सकते हैं, चाप द्वारा एकांतर खंड में बना कोण, चाप द्वारा, ठीक है। ये इसमें लघु चाप, ये आपका दीर्घ चाप है, ये और ऐसा क्या दीर्घ चाप है, ये क्या लघु चाप है। इसके द्वारा जो परिधि पर केंद्र बनेगा। अब इसके द्वारा एक ही चाप द्वारा एकांतर खंड में बने सभी कोण बराबर होते हैं। अगर इस चाप द्वारा एकांतर खंड में ये आपका 30 डिग्री का बन रहा है, ऐसी चाप द्वारा अगर कहीं और कोण बना, ये कोण, इसी चाप द्वारा अगर ये कोण बना, ये कोण भी कितना होगा, 30 डिग्री का ही होगा। या अगर कहें तो अगर इसी चाप द्वारा कहीं और कहीं भी बन जाए, अगर यहाँ पे बन जाए तो ये भी कोण कितने डिग्री, 30 डिग्री ही होगा, ठीक है। एक ही चाप द्वारा एकांतर खंड में सब बने सभी कोण बराबर होते हैं। मतलब ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30, कहीं भी और कहीं बना ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, क्लियर हो। एकांतर खंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं एक ही चाप द्वारा। जब एक ही चाप द्वारा सभी कितने भी बना ले ऊपर, सबका एक ही माप होगा। अगर 30 अंश एक है, सारे कितने 30 अंश हो जाएंगे। ये टॉपिक है, मतलब एक प्रमेय समझेगा कि ठीक है, कि एक ही चाप द्वारा एकांतर खंड में बने सभी कोण बराबर होते हैं। एक पॉइंट और रहेगा, ये आपका सर्कल है, कॉन्सेप्ट आप समझिएगा, ये आपका सर्कल है, सॉरी गोल तो बनेगा, ठीक है। और ये आपका केंद्र होता है, केंद्र पर बना कोण, किसी एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। जैसे मान लीजिए कोई चाप है, इसके ना जो केंद्र पे कोण बन रहा है, बना केंद्र कोण, इसी चाप द्वारा अगर एकांतर खंड में कहीं कोण बन रहा है तो केंद्र वाला जो कोण इसका दोगुना होगा। केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का दोगुना होता है। अगर ये 30 डिग्री होगा, ये कितना होगा, इसका दोगुना 60 डिग्री का होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन एक का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि रेखा में छूट रहा है, ठीक है। किसी भी सेट में मैंने देखा कि इसमें ये प्रश्न मिला हो, मैं देखा, लेकिन हो सकता है इस बार दे 30 गुना के 60 हो जाएगा। केंद्र पर बना कोण परिधि का दुगुना होता है, परिधि का जो होगा उसका दुगुना कर देंगे। इसी को उल्टा, अगर ये 90 डिग्री का है तो ये कितने डिग्री का होगा, इसका आधा कर देंगे, कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का। मेरी बात सुना है, देखिए 45 90, तो जो भी अगर केंद्र का देगा तो आधा करके परिधि करेगा, अगर परिधि देंगे आधा करके, सॉरी परिधि देगा तो इसका दुगुना करके केंद्र पर निकाल लीजिएगा, ठीक है। समझ आ रही है आपको, ठीक है। अभी 3-4 क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एक और मान लीजिएगा, ये कोई आपका सर्कल है, अगर ये कोई केंद्र है, इसके बाहर से हम यदि कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, बाहर से कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, तो इस स्पर्श बिंदु और इस केंद्र को जो मिलाएंगे, ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। याद है कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसे देके मिला करके ये लंबाई देकर ये लंबाई देकर आपसे पूछ देगा, ये पूछेगा, तब यहाँ पे जब आपको पता रहे कि 90 डिग्री का होता है तो कौन प्रमेय लेगा, हमें पाइथागोरस में लेगा। पाइथागोरस में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अभी केवल कांसेप्ट समझिए, सवाल प्रश्न के माध्यम से हम आपको पूरी तरह समझाएंगे, ठीक है। एक और देखिएगा, एक और प्रमेय आपका थोड़ा ठीक ठाक है, वो प्रमेय है क्या, ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा, ये आपका कोई चतुर्भुज है, सॉरी कोई वृत्त है। अब वृत्त में कोई चक्रीय चतुर्भुज है, कौन चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज। अगर चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज
तो चक्रीय चतुर्भुज के अब हम बात करेंगे चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं। लेकिन एक इसमें एक प्रमेय होता है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के ऊपर 180 अंश होता है। ये सम्मुख कोण हो गए, इन दोनों को 180 अंश होगा, इन दोनों को 180 अंश होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि प्रश्न ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं इस सब से। ठीक है, चिंता मत करिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको आपके पास समय नहीं कि इसमें मैं पूरा डिटेल बताऊं, इससे थोड़ा सा जल्दी में चल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा होगा, दिख रहा है, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है तथा कोण ACB बराबर 40 अंश है, तब करा AOB ज्ञात कीजिए। AOB बराबर क्वेश्चन मार्क, आपका ये फिगर दिया गया यहाँ पे, आपको फिगर दिख भी रहा होगा, फिगर चित्र में। ठीक है, ये दिया गया आपका, और यहाँ पे आपका ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा दिया गया, ये वाला हिस्सा दिया गया। यहाँ पे लिखा आपका A, यहाँ पे लिखा आपका B, यहाँ पे लिखा C। ठीक है, और ये दिया गया 40 अंश, दिया 40 अंश। ठीक है, आपसे कह रहा है कि BAC, सॉरी कौन सा दिया गया है, BOC ACB बराबर 40 अंश। आपसे पूछा क्या है, कोण AOB, कोण AOB बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए ये वाला सेंटर हो AOB। अब देखिए आपको प्रमेय है, एक ही चाप द्वारा ये केंद्र पे कोण बन रहा है, एक ही चाप द्वारा प्रतिबिंब बन रहा है। अब आप बताइए इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आएगा, बताइए। तो प्रतिबिंब बना कोण केंद्र का आधा होता है, लेकिन केंद्र प्रतिबिंब का दूना होगा। तो ये 40, ये कितना रहेगा 80 होगा, नहीं 80 दूना कर दे 80। अब विकल्प में देख लीजिए कौन सा विकल्प मैच करा। देखिए लास्ट विकल्प आपका विकल्प नंबर डी मैच करा, आपका हो गया। अगर आपको प्रमेय आप जल्दी से कर पाएंगे, जब प्रमेय नहीं आना हो तभी आपके लिए समस्या है। ठीक है, चलेगा। एक प्रश्न और इस पर चलते हैं, क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ हमको, चलेगा। एक प्रश्न और हम चलते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रश्न दिखेगा, दिया गया है, मैं बना भी दे रहा हूं, ये देगा प्रश्न। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ केंद्र है, ऐसे सेंटर पॉइंट ये व्यास हो, क्या हो गया आपका व्यास हो गया, होने व्यास हो गया आपका, और एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे, इसको ऐसे मिला, ये पॉइंट इसको ऐसे मिला है, और इसको ऐसे मिला करके इसको आपको ऐसे मिला है। ये वाला कोण आपसे पूछ रहा है, ये दिया गया है C A, सॉरी ये आपका A, ये आपका B और C, आपका D हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति में केंद्र O तथा BOC वृत्त का एक व्यास है, BOC ये वो दिया गया, BOC वृत्त का व्यास है, और कोण BAC बराबर 30 अंश आपको दिया गया, BAC बराबर 30 अंश, BAC बराबर 30 अंश। देखिए BAC कहाँ है, BAC दिया गया, BCA ये दिया गया 30 अंश, दिया गया 30 अंश। आपसे क्या कह रहा, देखिए कह रहा कोण CDA ज्ञात कीजिए, कोण CDA ज्ञात कीजिए, CDA ज्ञात कीजिए। ठीक, अब एक प्रमेय यहाँ पे आप समझ लीजिए, मैं बताना भूल गया, हाँ बताया, कोई दिक्कत नहीं है। एकांतर खंड के कोण बराबर होते हैं, देखिएगा ये कोण पूछना चाह रहा है, सोचिए ये कब मिलेगा, अगर ये मिल जाए तब, क्योंकि देखिए ये देख रहे हैं अभी एकांतर खंड कोण, ये देख रहे हैं एक चाप है, इसके द्वारा यहाँ पे कोण बन रहा है, इसी के द्वारा यहाँ पे कोण बन रहा है, इसका मतलब है ये दोनों एकांतर खंड के कोण है कि कोण है, इसके द्वारा ये कोण बन रहा है, इसी द्वारा ये भी, एक ही चाप द्वारा एकांतर खंड में कोण बराबर होते हैं आपके। ये आप ये जितना अंश को वो भी उतना अंश का ही होगा, तो इसको छोड़िए, आप इसको कल्पना करिए, क्योंकि आपको ये दिया गया है। एक बात मैंने बताया कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ये व्यास है नहीं व्यास है, इसके द्वारा ये कोण जो बन रहा है, ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री होने होगा। देखिए ये आपका व्यास हो गया, ये आपका हो गया अर्धवृत्त का कोण, तो ये कितने 90 डिग्री हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हुआ।
अब देखिए, अब ये पता करना है तो किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो सोचिए, ये कोण 30 अंश का, ये कोण 90, 90 30 120, 180 होना चाहिए। तो 90 30 120 ये कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का होगा, नहीं होगा? क्योंकि तीनों का योगफल 180 अंश होना चाहिए। तो दो तो मिल गए, 90 30 120 हो गए, हमको 180 पहुंचना है, 60 और होना चाहिए। तो ये तीसरा वाला कोण 60 अंश का। जब ये कोण 60 अंश का, ये भी कोण कितने अंश का हो? 60 अंश का होगा। एकांतर खंड के कोण बराबर होते नहीं होते, ये भी कोण 60 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैच करें, कौन सा विकल्प मैच कर रहा है आपका? देखिए विकल्प नंबर सी क्या कर रहा है? मैच कर रहा है, ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो बताइएगा। चलिए हम लोग आगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, ये बातें आपको समझा रहे, एक आध क्वेश्चन हो सकता देखने को मिल जाए, इसलिए मैं इस टॉपिक को थोड़ा ले लिया हूँ कि लास्ट तक जाते जाते क्या तो आपको चीज से मिल जाए। ठीक है, सॉरी, चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे देख दिया गया आपका, चलेगा, दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र वो है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, दी गई आकृति में एक वृत्त का केंद्र ओ है। यदि ओ ए सी बराबर 40 अंश तो बी ओ डी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये फिगर आपको दिया गया है। ठीक है, चलेगा, मैं फिगर बनाते रहा, आप देख लीजिए। ये इसका मिडिल पॉइंट है, एक रेखा ऐसे गई है, जो भी केंद्र से जो भी चीज जाती है वो व्यास होता है। जो कोई भी जीवा अगर केंद्र से जो जा रही है तो व्यास हो गई, और इसको यहाँ से मैच कराया है और इसको यहाँ से मिलाया है, हो गया। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऊपर। ठीक है, ये दिया गया आपका कितने अंश का दिया गया? 40 अंश का। ये 40 अंश का दिया गया है, इनका नाम देते हैं ए बी सी डी। ये बीच में है। आपसे देखिए पूछा कि कोण बी ओ डी कौन सा कोण निकालना है? बी ओ डी बराबर कोसेक। ठीक है, बी ओ डी बराबर कोसेक, बी ओ डी है क्या? बी ओ डी संकेत में ये निकालना, ऐसा सोचिएगा। सॉरी, ये आपका कितने अंश? 40 अंश का है, हो गया 40 अंश का। आपको ये निकालना है, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो ये मिल जाए, इसके सामने कोण बराबर हो जाएगा, होगा बराबर, क्योंकि जब दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पे शीर्षाभिमुख कोण बनता है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब ये वाला हिस्सा जो होगा कोण, ये वाला हिस्से बराबर होगा। ठीक है, आप तो एक ये निकालिए, ये ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, एक प्रमेय और आप याद रखिएगा, अगर आपका कोई त्रिभुज दिया गया है, कोई त्रिभुज दिया गया, इसमें दो भुजाएं बराबर रहेंगी। दो भुजा क्या है? बराबर। अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर। ये एक प्रमेय है। ठीक है, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के कोण, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। इस जगह देखिए, आप जानते हैं, मैंने बताया ये है केंद्र, केंद्र से जो भी पॉइंट की दूरी त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या और ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, और सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अर्थात ये वाला हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा, ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। इसके सामने का कोण ये वाला और इसके सामने कोण बराबर होगा। तो इसके सामने का कोण देखिए, इसके सामने कोण 40 अंश का है, इसके सामने कोण भी कितना? 40 अंश, ये भी 40 होगा। अब किसी त्रिभुज में दो कोण मिल जाए तो तीसरा कोण कैसे निकालते हैं? उन दोनों को जोड़िए, 180 में से घटा दीजिए, तो 40 40 80। अब ये वाला कोण कितने अंश का होगा? बताइए, 100 होगा तभी तो 180 होगा। ये आपका बीच वाला कोण 100 अंश का हो जाएगा। इसके सामने वाला कोण भी कितना होगा? 100 अंश का। शीर्षाभिमुख कोण अर्थात बी ओ डी का वैल्यू 100 अंश हो जाएगा। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है? विकल्प नंबर देखिए आपका 20 सही है। ठीक है, कोई दिक्कत बताइए आप। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को हो सकता है, मिल सकता है। ठीक है, एक आध प्रश्न और आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको मिटा दें, एक और देखेगा, एक टाइप देख लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इसमें क्या होता है? प्रमेय पहले समझिएगा। ये कोई आपका जो वृत्त है, थोड़ा मैं बड़ा बना दूं,
मैं इसमें प्रश्न में बस एक तरह से समझा दे रहा हूँ। ये आपका कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, अगर इसके यहाँ वृत्त है, अगर कोई यहाँ पे जीवा डाला गया, कोई जीवा है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। ठीक, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। ये लंब अगर ये पूरा, अगर बात सुने, ये पूरा आपका 8 सेंटीमीटर का होगा, तो ये कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर का। और कहेगा इस जीवा की केंद्र से दूरी 3 मीटर है। कितना मीटर? 3 मीटर है, या 3 सेमी, मान 3 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कोई कहेगा कि एक जीवा की लंबाई 8 सेमी है, उसकी केंद्र से दूरी 3 सेमी है, तो आप वृत्त की त्रिज्या बताइए। आपको पता है ये दूरी 3 हो गई, ये दूरी पूरा 8 था, तो ये 4 हो गया, आपको ये निकालना है। अब सोचिए ये क्या बन गए? एक पाइथागोरस, सॉरी एक त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा पता होता, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। कौन प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो ये लगा सकते, ये है क्या? कर्ण तो है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है, ये कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालते हैं? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसको रूट में करते हैं, होता है। तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 में कितना आएगा? 25, 25 12 कितना आएगा? 5। मतलब ये जो आपकी भुजा कितनी बनेगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, अब इस टाइप इस प्रमेय पे अगर क्वेश्चन मिलेगा तो आप समझिए कि इसको लगाना कैसे है। ठीक है, ये प्रमेय याद रखिए जरूर आप। ठीक है, चलेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा होगा। कह रहा है कि एबीसी पब्लिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा के लिए 320 छात्रों ने आवेदन किए और 230 छात्रों ने परीक्षा पास की, और बचे हुए में से, देखिए आवेदन हुआ 320, पास हुए आपके 230, बचे हुए में से 11.11% परीक्षा नहीं पास कर पाए। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए थे। अच्छा, जो पास नहीं कर पाए वो तो हाजिर हुए ही थे, नंबर कम आ गया, वो नहीं पास हुए, लेकिन हाजिर हुए थे ना। सबसे बड़े टोटल जो बच्चे हैं, आपसे पूछा कह रहे थे जो परीक्षा के लिए हाजिर नहीं हुए उनकी संख्या बताना है। सबसे बड़े टोटल बच्चे आपके हैं कितने? 320। इसमें से पास कितने हैं? देखिए दिया गया 230, 230 पास हो गए हैं। बचे कितने हो? आप 90 बचेंगे भैया, इधर 70, उधर 20, 90 बचे। कह रहा बचे में से, मतलब 90 में से 11.11% परीक्षा पास नहीं कर पाए। तो ये तो आपके परीक्षा शामिल हुए थे। ये जो पास नहीं कर पाए ये भी तो परीक्षा में बैठे रहे होंगे। 11.11% निकालना पड़ेगा जो परीक्षा नहीं पास करता है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया 11.11% का मतलब होता है 1/9। ठीक है, जे 9 सेकंड 9 मिनट 10 परीक्षा नहीं पास कर पाए, इसका मतलब ये भी तो रहे होंगे, नहीं रहे होंगे। देखिए 320 आपकी परीक्षा में बैठे थे, ये पास नहीं कर पाए, परीक्षा में बैठे थे, तो टोटल करा जो परीक्षा में नहीं हाजिर हुए थे उनकी संख्या बताना है। तो टोटल हाजिर कितने हो गए? 230 ये हाजिर हो गए और 10 ये हाजिर हो गए। हो कितने के हाजिर? टोटल 240 हाजिर हो गए 320 में से। तो कितने हाजिर नहीं होंगे? 40 इधर, 40 में 60 होंगे, 300, 60 को और 320 उधर, 60 20 कितना 80 छात्र शामिल नहीं हुए थे। इसका विकल्प नंबर कौन रहेगा? देखिए विकल्प नंबर बी आपका क्या रहेगा? सही हो जाएगा। विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? सही है, करिए, चलिए तीसरे इसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते देखे दिया है, जब किसी वस्तु को 12,096 रुपये में बेचा जाता है तो अर्जित लाभ, मतलब जो हमें लाभ होता है, अर्जित लाभ उसी वस्तु को 6,048 रुपये की दर से बेचे जाने से होने वाली हानि से 24% अधिक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलेगा,
सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये बॉर्डर ये आपका सीपी मान लीजिए, सीपी मतलब क्रय मूल्य मान लीजिए आप, सीपी मतलब क्रय मूल्य। कह रहा कि जब जो व्यक्ति है वो 12,096 रुपये में बेचने पे जो लाभ हो रहा है वो 6,048 रुपये में बेचने वाली हानि से 24% अधिक है। तो एक बार मैं 12,096 रुपये में बेच रहा हूँ तो मुझे लाभ हो रहा है, लेकिन वो जो लाभ है वो मुझे कितना 6,048 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है उससे 24% अधिक है। तो 24% का मतलब होता कितना है, इसको 4 से काटिए, 4 छंग 24, नीचे 100 आएगा क्योंकि प्रतिशत को मतलब नीचे 100, 4 से 100 काटेंगे 25। इसका मतलब कि जो ये लाभ है वो इतना रुपए में बेचने वाले हानि से, जिसके साथ सा से सी का ये की लगता है वो कहाँ होता नीचे, अर्थात इसमें हानि कितना 25 रुपये की हानि हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो होने वाला लाभ है वो हानि से इतना % ज्यादा है, तो ये प्लस करेंगे अर्थात इसका हो जाएगा ये प्लस 31, 25 31, ये 25% घाटा हो रहा है तो यहाँ पे 31% फायदा हो जाएगा। इसका मतलब हम अब बता रहा है कि ये सीपी निकालना है, तो यहाँ पे 25 यूनिट यहाँ घुसका है, 31 यूनिट यहाँ घुसका है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से अंतर कितना, यहाँ पहुँचने में यहाँ से अंतर कितना है, पहले आपको यहाँ से यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा प्लस 25, फिर 31 और लेना पड़ेगा। मतलब अंतर हम देखें कि इनमें अंतर कितना का है अनुपात में, तो 5 1 6 हो जाएगा, 3 2 5 56 यूनिट का अंतर है। लेकिन इसमें कितना का अंतर है, अब इतना हमको घटना पड़ेगा ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ 12,096 में से आप 6,048 घटाएंगे, यहाँ 16 में से 8 जाएगा 8, 8 में 4 जाएगा 4, 0 हो जाएगा, ये 12 में 6 जाएगा 6, मतलब बचा कितना, लगभग दुगना है, देखिए लगभग दुगना है, 6,048 रुपये बचा। आप क्या करेंगे, इसको मिटा देना, ठीक है। आपको निकालना चाहे 25 यूनिट का मान निकाल के यहाँ पहुँच जाइए, ठीक है। तो हम 56 से भाग देंगे, ये दे रहे हैं 56 से भाग देंगे तो 1 यूनिट का मान आएगा। आपको 25 यूनिट का मान 25 से गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। देखिए ये कटेगा, 7 से काट दीजिए या 8 से काट दीजिए, 8 7 56, इसको 8 से काट दीजिए, 8 7 56 बचेगा 4, 44 हो जाएगा, 8 पंजे 40 बचेगा आपका 4, 8 छंग 48, ये गुणते 25 और नीचे आपका भी 7 बचा हुआ है, 7 से फिर करें, 7 एकम 7 खत्म, 7 एकम 7 1, 7 8 56, जब 2 अंक लेंगे तो आप 0 बढ़ाएंगे, 7 8 56 गुणते आपका 25 हो गया। 25 का गुणा करें 108 है तो 25 का गुणा पहले 100 करिए, 2500 हो जाएगा। अगर 25 गुणा 100 करेंगे 2500, फिर 25 गुणा करेंगे 8 में तो 25 बटे 200, 2500 200 27 हो गया। तो अब 25 यूनिट का मान 2700, तो यहाँ पे है 27 जोड़ दीजिए, आप यहाँ पहुँच जाएंगे। तो जो ये वैल्यू दिया गया है 60,048 दिया गया, इसमें 2700 जोड़ दीजिए, आप पहुँच जाएंगे। आप यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 7 6 2 8, मतलब 8748 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। विकल्प नंबर इसमें कौन सा सही देखेगा, विकल्प नंबर का देखिए सी सही है, 8748 दिया गया वही आपका सही है। चले ब्रो, चले, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इसकी वजह कर दे, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हो, चलिए आगे चलते हैं। अगला एक प्रश्न दिया गया है, मनीष 40 दिन में किसी काम के एक हिस्से को कर सकता है। मनीष जो है किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, इसका मतलब ये है यदि रणजीत मनीष की तुलना में 60% अधिक कुशल है। जो मनीष जो है सॉरी यदि रणजीत मनीष की तुलना में 60% अधिक कुशल है तो अकेले काम को पूरा करने के लिए रणजीत द्वारा लिया गया समय, अगर हम लोग को रणजीत
कार्य करने की क्षमता मिल जाए तो हम उस सब निकाल कितने करेगा वो। सबसे पहले हम देखिए दो लोग हैं, एक आपके हैं मनीष है, एक आपके रणजीत है, दो लोग हैं। तो जो उसमें साफ साफ लिखा हुआ कि मनीष किसी काम को 40 दिन में करता है, ठीक है, समय दिया गया है। तो आपसे अगर उस काम को रणजीत कितना करेगा, जबकि रणजीत मनीष से 60% अधिक कुशल है। रणजीत मनीष से 60% अधिक कुशल है। मतलब कुशल का मतलब अगर मनीष एक दिन में 100 काम करता, 100 खिलौने बना रहा होगा, तो उसी समय में रणजीत दिन भर में कितना खिलौने, 160 खिलौने बनाएगा, तब तो 60% अधिक कुशल है। अगर मनीष एक दिन में 100 खिलौने बना रहा है तो रणजीत आपका 160 बना रहा है। तभी तो मतलब, क्योंकि 100 लेने से ये होता है कि हम 100 पे तुलना या जो गणना आसानी से कर पाते हैं। ये जो है इनके क्षमता का अनुपात, किसका अनुपात है, क्षमता का। इनका छोटा कर ले, ये 0 0 जाएगा, फिर 2 पंजे 10, 2 8 16, ये इनकी क्षमता का अनुपात है। तो जो समय का अनुपात होता है वो क्षमता का उल्टा होता है। समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 8:5। 8 के हिसाब से 40 दिन में कर रहा, दिख रहा है, 40 दिन में कर रहा है मनीष, कितना गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है। आप इसको भी 5 गुना कर दीजिएगा, 5 बचे 25, मतलब रणजीत उस काम को 25 दिन में कर देगा, ठीक है। तो इसका विकल्प नंबर कौन सा है आपको देखिएगा, आपका विकल्प नंबर बी आपका क्या है, सही है। चीज समझ आ रहा है आपको। चला जाए, इसको इरेज कर दिया जाए, चलिए ध्यान दीजिए। चलो हम आगे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत लाजवाब है, ठीक है, मुद्दे हिला कर रख देगा अगर आप नहीं लगाए रहे एक बार भी। तो दिया क्या गया है, एक वनपाल सेब, एक वन जो वन को पालने वाला है, वन को देख रेख करने वाला है, वनपाल सेब के 60 पेड़ और केले के 90 पेड़ और आम के 120 पेड़ समान पंक्तियों, कोष्ठ में लिखा है पेड़ों की संख्या के संदर्भ में लगाना चाहता है। साथ ही वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है, यानी एक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ लगे होने चाहिए। आवश्यक पंक्तियों की संख्या, न्यूनतम संख्या दे, कम से कम कितनी पंक्तियां होनी चाहिए। अच्छा, सेब के कितने पेड़ हैं, सेब के पेड़ आपके 30 हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका दिया गया है केले के 90 पेड़ हैं, केले के आपके 90 पेड़ हैं और लास्ट में आम के पेड़ 120 हैं, आम के पेड़ 120 है, क्लियर हो। अब आपको न्यूनतम संख्या निकालना है, तो एक पेड़ में एक प्रकार पेड़ लगाना पड़ेगा। तो आप इससे बड़ा अंक ले नहीं सकते, जो भी लेंगे इससे कम अंक लेंगे। बड़ा लेंगे तो कहाँ, एक लाइन में 30 ठो लगाना, 30 ठो लग ही नहीं पाएगा। एक लाइन में अगर बेसी लेंगे तो 30 से ज़्यादा कहाँ लगा पाएंगे, कहेंगे इससे कम होना चाहिए। तो इससे कम के लिए क्या, इसके डाटा से कम के लिए अगर तो हम लोग मौसम निकालते हैं। अगर इन तीनों से ज़्यादा बड़ा निकालना पड़ता तो हम लसन निकालते। तो यहाँ पे इसका हम न्यूनतम के लिए हम इसका लसन निकालेंगे, सॉरी मौसम निकालेंगे, क्या रहेगा, मौसम निकालेंगे। तो आप समझेगा 30 ऐसा नंबर बताइए जो 30 को भी काटे, 90 को भी काटे, 120 काटे। इसमें सबसे पहले इन्हीं में जो सबसे छोटा उसको चुन लिया करिए। 30 है, लेकिन 30 से कम 30, 30 या 90, 30 से 120, इनका जो मसा हो जाएगा वो कितना मिल गया, ये 30 हो गया। लेकिन 30, ये 30 का मसा है, तो एक पंक्ति में पेड़ कितने लगाए, कैसे निकालेंगे। एक बार हम लोग इसमें 30 में इनकी 30 पेड़ लगाने, तो इसमें पंक्ति कितनी हो चाहिए, 30 से डिवाइड कर देंगे, एक पंक्ति होना चाहिए। अब यहाँ पे 90 पेड़ लगाने हैं 30 के हिसाब से, तो कितनी पंक्ति हो जाएगी, 30 या 90, 3 पेड़ लग, 3 पंक्ति यहाँ पे हो जाएगी। समझे, एक ही प्रकार के पेड़ लगाने हैं। ये 120 पेड़ है, तो 30 पंक्ति में कितने की 4 पंक्तियां होनी चाहिए। एक पंक्ति में 30, तो 4 पंक्ति 120 रहेगा। टोटल पंक्तियां जोड़ी कितना आपका हो गया, तो 4 3 7 1 8, टोटल पंक्ति 8 हो गए, ठीक है। देखिए इसमें कौन सा विकल्प सही है, सॉरी ये आपका दिया गया 60 दिया गया, देखिए
सॉरी ये 60 दिया गया है, 60 दिया गया, सॉरी 60 होना है, सॉरी गलती हो गया, यहाँ 60 होना चाहिए, मैं देखा नहीं, ध्यान दिया, ये 60 है। अब 60 है यहाँ से, तभी इनका मतलब देखिए, मसला देखिए 60 लेंगे, 60 से 60 कटेगा लेकिन 90 नहीं कटेगा, 120 कटेगा 90 नहीं कटेगा, तीनों कटने चाहिए, इसलिए अब इससे कम आएंगे। 50 लेंगे 50 सब नहीं कटेंगे, 30 लेंगे 30 से पूरा कट जाएगा, तो 30 इसका जो मसल 30 आएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 60 होगा, तो 30 गुना 60 यहाँ 2 हो जाएगा, और सब सही है, 90 कट ही जाएगा, 120 कट ही जाएगा, सही है। तो 4 3 7 2 9, टोटल पंक्ति कितनी हुई, सॉरी 9 पंक्तियाँ हुई, ठीक है, टोटल पंक्ति कितनी 9 हुई, तो 9 पंक्ति। देखिए विकल्प नंबर आपका क्या है, सी सही है, ठीक है, विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है, चला गया, चले, चलिए ध्यान दीजिए, आज के सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है, इसको रिवीज करते हैं। चलेगा, आगे दिया गया है, देखिए एक विक्रेता को पता चलता है कि उसका 10% माल खराब है और बाजार में बिल्कुल नहीं बेचा सकता, उसे बचे हुए सामान का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि ताकि खराब सामान के कारण होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति की जा सके। अगर मान लीजिए उसके पास टोटल 100 कोई भी चीज़ 100 से रहा होगा, क्योंकि एक विक्रेता के पास मान लीजिए 10% माल खराब है, तो मान लीजिए उसके पास 100 माल कुछ भी रहे होंगे, 100 यूनिट कोई चीज़ मान लीजिएगा, और उसमें से 10% खराब है, उसको बेच नहीं सकते, तो उसके बाद बचा कितना, 90 बचा, 90 नहीं बचा भाई, उसके पास टोटल 100 थे, 100 में से अब उसको 10 तो खराब निकल गया एकदम, क्योंकि 100 का 10% खराब निकाल लीजिए आप, तो अब 90 बचा, लेकिन अब उस 90 को इस हिसाब से बेचना चाहता है कि जो हमें हानि हुआ है उसका फायदा हो जाए, जो हानि की पूर्ति हो जाए, तो 90 की चीज को वापस 100 में बेचेगा तो अभी तो उसको हानि के बराबर पूर्ति हो जाएगी, तो 90 की चीज को वापस कितने 100 बेचना चाहता है, कितना एक्स्ट्रा लगाना चाहता है, 10 एक्स्ट्रा लगाना है, कितना पे, 90 पे, बस ये 0 0 जाएगा, 1/9, अभी मैंने बताया कितना परसेंट होता है, 11.11%, इतना परसेंट अधिक करेगा वो, तो ठीक है। देखिए विकल्प नंबर कौन से, देखिए विकल्प नंबर डी आपका सही, सही है, चलेगा। चलिए दोस्तों, मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि आपका पेपर जो है सही तरीके से अच्छे तरीके से बीत जाए, और आप लोग जो है जितने जी जान लगा के मेहनत किए हैं उस पेपर में आपको कामयाबी मिले, और आप जो है जाइएगा पेपर देने आप लोग अच्छे से, ठीक दोस्तों।